जादुई घर और खेती। एक गांव में सुशील नाम का एक आदमी रहता था। वो अपने नाम की तरह ही बहुत अच्छा और नेक था। वो शहर से खेतीबाड़ी की परीक्षा पास कर कर गांव आया था और वो अपने गांव के लिए कुछ करना चाहता था। उसकी उस गांव में थोड़ी सी जमीन थी और वो बाकी गांव वालों के साथ छोटे छोटे मकानों में रहा करता था। उसने गांव आने के बाद लोगों को खेती की काफी उन्नत तकनीकें सिखाई। सुशील द्वारा बताई गई खेती की उन्नत तकनीकों के कारण गांव वालों की काफी अच्छी फसल होने लगी थी, जिससे उनका काफी अच्छा मुनाफा होने लगा था और वे लोग अच्छी जिंदगी जीने लगे थे। और एक दिन गांव वालों ने सुशील का सम्मान करते हुए उससे कहा, सुशील बेटा, तुम्हारे आने के बाद तो गांव की रूपरेखा ही बदल गई है। तुम्हारी बताई तकनीक के कारण ही हम लोग इतनी अच्छी फसल उगा पा रहे हैं। काका, ये तो मेरा फर्ज है। मेरी भी इस गांव के प्रति कुछ जिम्मेदारियां हैं। लेकिन उसी गांव में एक बहुत ही चालाक और लालची जमींदार रहता था, जिससे कि पहले सभी गांव वाले कर्जा लिया करते थे। वो गांव वालों की उन्नति देखकर बहुत परेशान हो गया था। एक दिन उसने अपने मुनीम से कहा, मुनीम जी, सभी गांव वालों के कर्जे के कागजात निकालिए। मैं ये बिल्कुल नहीं देख सकता कि सभी गांव वाले आगे बढ़ें और उन्नति करें। इससे हमारा काम कैसे चलेगा? जी मालिक। और जमींदार सभी गांव वालों को ये बोलकर धमकाता है कि उन्होंने उसका काफ़ी कर्जा देना है और वो कर्जा देने की मियाद ख़त्म हो चुकी है, और वो अपने बदमाशों को गांव वालों की ज़मीन पर कब्जा करने भेजता है। सुशील जमींदार से कहता है, जमींदार साहब, लोगों की फसल अब अच्छी हो रही है, हमें कुछ दिन और दीजिए, हम आपका सारा कर्जा चुका देंगे। नहीं, तुम कौन हो? ज्यादा नेता बनते हो इनके, मारो इसे। और ऐसा कहते ही जमींदार के गुंडे उन सबको मारने लगते हैं और उन्हें मारकर जंगल में भगा देते हैं। परेशान होकर सुशील भगवान से मदद की गुहार करता है और तभी एक चमत्कार होता है और वो सुशील को एक बीज देकर कहते हैं, बेटा, तुम्हारी समस्या का हल ये बीज है, इसे ले जाकर अपने गांव में लगा दो, तुम्हारा भला होगा। सुशील वो बीज लेकर भगवान का धन्यवाद करता है। जमींदार के गुंडों के जाने के बाद सभी लोग गांव में वापस आ जाते हैं और सुशील वैसा ही करता है जैसा जंगल के देवता ने कहा था। सुशील के बीज लगाते ही वहाँ एक बहुत बड़ा पेड़ उगाता है, जिस पर अलग अलग डिजाइन के घर टंगे हुए थे। गांव वाले जैसे ही घर उतार कर जमीन पर रखते हैं, वे घर बहुत बड़े बड़े घरों में बदल जाते हैं। गांव वाले भगवान का धन्यवाद करते हैं और वो देखकर हैरान रह जाते हैं कि उनकी फसलें भी लहलहा रही थी और उनमें गेहूं उगाई थी, लेकिन वो भी सोने और चांदी के दानों वाली। गांव वाले अपने अपने खेतों में जाकर सोने और चांदी के दानों वाली गेहूं तोड़ लेते हैं और उसे ले जाकर जमींदार को देकर अपना कर्जा पूरा करते हैं। जमींदार भी इतना सारा सोना चांदी देखकर लालच में आ जाता है और सभी गांव वालों की जमीन के कागज उन्हें वापस कर देता है। और इस तरह से जादुई घर के पेड़ के कारण सभी गांव वालों की किस्मत बदल जाती है। एक समय की बात है, एक गांव में नंदू नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत ही आलसी था। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। उसके माता पिता मरते समय उसके नाम काफ़ी ज़मीन छोड़कर चले गए थे, लेकिन उसने कभी अपनी ज़मीन पर खेती नहीं की थी। वो तो बस अपने एक दो नौकरों के साथ अय्याशी करता रहता था और जब पैसों की ज़रूरत होती थी तो थोड़ी सी ज़मीन बेच दिया करता था। उसकी इस आदत से उसका एक वफादार नौकर रामू बहुत परेशान था। एक दिन उसने नंदू से कहा, अरे नंदू बाबा, आप थोड़ा काम काज भी कर लिया कीजिए। अरे आप ना करो तो हमें ज़मीन पर काम करने दिया करो, ऐसे कब तक ज़मीन बेचकर गुजारा होगा। अरे काका, मजे करो तुम, मेरे जीते जी तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो जाओ, मेरे लिए खाने को कुछ अच्छा सा लेकर आओ। जैसी आपकी मर्जी बेटा। नंदू की एक खासियत थी, वो दिल का बहुत ही अच्छा था। एक दिन जब वो अपने घर के अंदर आराम कर रहा था, तभी उसे बाहर कुछ आवाज़ सुनाई दी।
बाहर एक भिखारी खाने के लिए कुछ मांग रहा था, लेकिन रामू काका उसे भगा रहे थे। अरे जाओ यहाँ से, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन तभी नंदू ने आवाज़ सुनकर, अरे काका कौन है, बुला लो इसे, खिला दो रोटी। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। और रामू काका उस भिखारी को अंदर बुला लेता है और नंदू बड़े प्यार से उसे रोटी खिलाता है। रोटी खाने के बाद वो भिखारी नंदू का धन्यवाद करके वहाँ से चला जाता है। और नंदू जैसे ही उसे दरवाजे पर छोड़कर आता है, वो देखता है कि वो भिखारी जहाँ बैठा हुआ था वहाँ पे एक बहुत बड़ा गोल्डन कलर का टमाटर पड़ा था। ये देखकर नंदू फटाफट दरवाजे के बाहर जाता है, लेकिन उससे वो भिखारी कहीं नजर नहीं आता। नंदू उस गोल्डन टमाटर को भगवान की मर्जी समझकर अपने पास रख लेता है और फिर से अपनी जमीन बेचकर अपना गुजारा करने लगता है। धीरे धीरे करके उसकी सारी जमीन बिक जाती है। अब उसके पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन तभी अचानक उसकी नज़र उस टमाटर पर पड़ती है और वो उसे लेकर शहर में सुनार के पास जाता है। वो जैसे ही टमाटर बेचने के लिए सुनार के पास जाता है, तभी अचानक उससे 2-3 लड़के वहाँ आ जाते हैं और उससे काम मांगने लगते हैं। नंदू उनसे कहता है, अरे मैं तुम्हें कैसे काम दे सकता हूँ, मैं तो खुद बेच बेच कर गुजारा कर रहा हूँ। तभी उनमें से एक लड़का उससे कहता है, अरे भाई साहब ऐसी बात है तो आ जाओ ना, हमारे साथ भीख मांगने चलो। नंदू को उसकी ये बात बहुत चुभ जाती है और वो गोल्डन टमाटर सुनार को बेचता है, जिससे उसे काफ़ी सारे पैसे मिलते हैं और वो गांव में जाकर काफ़ी सारी ज़मीन खरीद लेता है और उन लड़कों को वहाँ पे काम पर लगा देता है। और सभी लोग बड़ी मेहनत से उसकी ज़मीन पर काम करते हैं और ढेर सारे टमाटर उगाते हैं, जिन्हें बेचकर नंदू की काफ़ी अच्छी कमाई होती है और वो इससे और ज़मीन खरीदता है और खेती करता है। अब उसके पास ढेर सारी ज़मीन हो जाती है और ढेर सारे खेती के लिए नौकर भी। इस तरह एक भिखारी द्वारा दिए गए गोल्डन टमाटर से नंदू की किस्मत बदल जाती है और वो फिर से खुशहाली भरा जीवन जीने लगता है, ज़मीन बेचकर नहीं बल्कि ज़मीन पर फसल उगाकर, और वो भी टमाटर की। एक समय की बात है, एक गांव में मोहन नाम का एक आदमी रहता था। वो मिट्टी के बर्तन बनाकर बाजार में बेचा करता था। वो काफ़ी मेहनती था, लेकिन काफ़ी मेहनत करने के बावजूद भी वो अच्छी कमाई नहीं कर पाता था और बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का गुजर बसर किया करता था। मिट्टी के बर्तन बनाना उसका पुश्तैनी काम था। उसके पिताजी ने उसे यह काम सिखाया था। उसका एक भाई था किशन। किशन शहर में रहता था और वहाँ पर कई तरह के गलत धंधे किया करता था, जिससे उसके पास काफ़ी पैसे थे और वो बड़े ही शानो शौकत से रहा करता था। लेकिन किशन बहुत ही बेईमान और लालची था। मोहन की दुकान सड़क के बिल्कुल ही पास थी। इस कारण किशन की नज़र हमेशा अपने भाई मोहन की दुकान पर लगी रहती थी और वो किसी ना किसी तरह से उस दुकान को हथियाना चाहता था। एक दिन किशन मोहन के पास आकर उससे कहता है, अरे भाई तुम्हारी हालत तो दिन पर दिन पतली होती जा रही है। अरे तुम कुछ और काम क्यों नहीं करते? शहर आ जाओ मेरे पास, देखो मैं कितने शान से रहता हूँ। नहीं भैया, हमारे पिताजी ने पूरी जिंदगी मिट्टी के बर्तन बनाकर ही गुजारा किया है और मुझे और आपको पढ़ा लिखा कर बड़ा किया है। देखो तो कितने प्यारे बर्तन बनते हैं। मेरा इससे सही गुजारा हो रहा है और मुझे एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी मिलने वाला है। अब तो सरकार हम जैसे कारीगरों को काफी बढ़ावा दे रही है। उसकी बात सुनकर किशन कहता है, हाँ हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन सरकार और ये तुम्हारा काम पता नहीं कब तक चलेगा। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। बाकी अगर जब तुम्हारा दिल करे दुकान मुझे दे देना, मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा। नहीं भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। किशन वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो रात में आकर मोहन की दुकान में आग लगा देता है और मोहन के सभी बर्तन और सामान जलकर राख हो जाता है। मोहन का सब कुछ जलकर राख हो चुका था। वो अपने सुध-बुध गंवा चुका था और बेसुध होकर जंगल में कहीं भी चला जा रहा था। तभी उसे अचानक एक पेड़ के नीचे एक बहुत ही बूढ़ा और बीमार आदमी मिलता है। वो उसे अपने साथ अपने घर ले आता है और उसकी बहुत खातिर करता है।
कुछ ही दिनों में वो आदमी ठीक हो जाता है और उसे ऐसा कहकर चला जाता है कि उसकी समस्या का हल उसी पेड़ के नीचे है जहाँ वो उसे मिला था। उस आदमी के जाने के बाद मोहन सीधा उसी पेड़ के नीचे जाता है और वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि उस पेड़ पर तरह तरह के बर्तन टंगे हुए थे। सोने, चांदी और मिट्टी के बर्तन, स्टील और एल्युमिनियम के बर्तन भी। मोहन मन ही मन उस आदमी का धन्यवाद करता है और वो सारे बर्तन उस पेड़ से उतार लेता है और अपनी दुकान की साफ सफाई कर कर वहाँ बेचने लगता है। देखते ही देखते उसके सारे बर्तन बिक जाते हैं और सोने, चांदी और एल्युमिनियम वगैरह के बर्तनों से उसकी काफ़ी अच्छी कमाई होती है, जिससे वो फिर से अपने मिट्टी के बर्तन बनाने का काम शुरू कर देता है। और अब वो मिट्टी के बर्तनों के साथ साथ सोने, चांदी, एल्युमिनियम और स्टील के बर्तन भी बेचने लगा था, जिससे वो माला माल हो गया था। और अभी भी कभी कभी वो जादुई पेड़ उसे तरह तरह के बर्तन देता था। मोहन अपनी नेकदिली और सच्चाई के कारण दिन पर दिन उन्नति कर रहा था और इधर किशन को उसके गलत धंधों के कारण पुलिस ने पकड़ लिया था और उसे जेल की सजा हो गई थी। इसीलिए कहते हैं हमें हमेशा ईमानदारी से ही काम करना चाहिए।